नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्श तक विथ राहुल में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं। यहाँ से दोस्तों किसी भी परीक्षा में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा हेडिंग है स्वरों के प्रकार। पहला है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यहाँ हमें एक बात और देखने को मिली कि लघु और गुरु, लघु का विलोम गुरु होता है। तीसरा है प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगे और एक मात्रिक हो। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? अ, ई, उ, री। संख्या इनकी कितनी है? 4। तो जिनको बोलने में कम समय लग रहा है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर क्या है? जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक या 2 गुना समय लगे। दीर्घ स्वर जब आप उच्चारित करेंगे तो ह्रस्व स्वर से अधिक का समय लगता है। जैसे आ, यहाँ आपने बोला अ, यहाँ आ, यहाँ बोला ई, यहाँ बोला ई। आप बोल कर देखिए, ह्रस्व स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर में लग रहा है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तीसरे नंबर पर क्या है? प्लुत स्वर, जिन्हें बोलने पर दोनों से भी अधिक समय लगता है। इसको किसी व्यक्ति को बुलाने या ओम का उच्चारण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम, ओम। इस तरह के शब्दों को उच्चारित करने में प्लुत स्वर आता है। इसमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। लेकिन अगर मूल भाषा की बात करें, मतलब संस्कृत, अगर हम संस्कृत की भाषा करें, संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें री भी शामिल हो जाता है। तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 9। तो मूल भाषा यानी कि संस्कृत भाषा में री को भी शामिल करने पर प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 9। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार, अवृत्ताकार। अब अ का मतलब क्या है? नहीं। एक वृत्ताकार होता है और ये वृत्ताकार नहीं होता है। तो वृत्ताकार में क्या है? जब ओठ किसी स्वर का उच्चारित करने पर गोल आकृति हो जाए उसे वृत्ताकार कहते हैं। जैसे आप उच्चारित करिए ऊ, ऊ, ओ, औ। इसमें आपका ओठ गोल आकृति का हो रहा है, इसीलिए इसे वृत्ताकार कहते हैं। और अवृत्ताकार में क्या है? अ, आ, ई, री, ए, ऐ। इसमें आपका ओठ वृत्ताकार नहीं हो रहा है, इसीलिए अवृत्ताकार। अ का मतलब नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? अ, आ, ई, री, ए, ऐ, यह वृत्ताकार नहीं है, यह अवृत्ताकार है। अवृत्ताकार और यह वृत्ताकार है। अब एक स्वर और आता है अ। अ भी वृत्ताकार में आता है, लेकिन ये अंग्रेजी का अ है।
इसे हम कहेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ अगर बिंदी लग जाती तो ये हो जाता चंद्र बिंदु, लेकिन इसको ऐसे रहता है जब, तो इसे कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। यह क्या है? अर्धचंद्र बिंदु है। और यह विदेशी भाषा के अंग्रेजी से आया है, इसीलिए इसे विदेशी स्वर, आगत स्वर या गृहीत स्वर भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, जो कि बहुत सी किताबों में नहीं देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर क्या है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसको समझेंगे। ये है जीभ, ये जीभ है, ये है जीभ। अब इसको और इसको कहेंगे अग्र, ये है मध्य और ये है पश्च। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे और मध्य मतलब बीच का। अब जिसको आगे से उच्चारित किया जाएगा, जिसको उच्चारित करने में जीभ आगे क्रियाशील रहेगी, उसे अग्रस्वर कहेंगे। जिसमें जीभ मध्य में क्रियाशील रहेगी, मध्य स्वर कहेंगे। और जिसमें पीछे का जीभ क्रियाशील रहेगा, उसमें पश्च स्वर कहेंगे। तो आप उच्चारित करके देखिए, ई, ई, ए, री। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जीभ आगे क्रियाशील है, इसीलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संख्या इनकी है 5। अगर आपको कभी कोई पूछ ले अग्रस्वरों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 5। अब मध्य स्वर अ, जिसमें जीभ स्थिर है, अ बोलकर देखिए, अ। इसकी संख्या कितनी है? 1। मध्य स्वर की संख्या 1। पश्च स्वर क्या है? आ, उ, ओ, औ। इसमें आप बोलकर देखिए, आ, उ, ओ और औ। इसमें जीभ पीछे वाला भाग जो है वो क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको पश्च स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या होती है 4। पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, किसी कठिन भाषा का यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। आगे है, तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है? जिसे बंद स्वर भी कहते हैं। यहाँ आइए समझते हैं। ये है तालु, ये है जीभ, और एक है ऐसे, ये दोस्तों जीभ है, ये है तालु, ये है जीभ, जीभ, तालु, तालु, और ये है जीभ। दोस्तों, जब किसी शब्द का, वर्ण का उच्चारण करते समय आगे जीभ तालु में जाके सटे, तो उसको कहते हैं समृद्ध। समृद्ध क्यों कहें? कि ई, उ, री, इसको उच्चारित करने पर जीभ का आगे वाला हिस्सा तालु को स्पर्श करता है और ये बंद की स्थिति हो जाती है, इसीलिए इसे बंद स्वर भी कहते हैं। और अर्धसमृद्ध में क्या है? आगे वाला हिस्सा खुला है, पीछे वाला बंद है,
इसीलिए इसे अर्धसमृद्ध कहेंगे। समृद्ध स्वर की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। और अर्धसमृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2। आप उच्चारित करके देखिए, ए और ओ को आगे से नहीं, यहाँ तालु के पीछे भाग से उच्चारित किए जाते हैं, इसीलिए इसे आधा बंद भी कहते हैं। विवृत स्वर क्या है? इसे खुला स्वर भी कहते हैं। आ को उच्चारित करने पर आपकी जो तालु है और मुंह एकदम पूरा खुला रहता है, इसीलिए इसे खुला स्वर भी कहते हैं। अर्धविवृत स्वर क्या है? आधा खुला रहता है। अ, ऐ, औ। अ, ऐ, औ का उच्चारण आप करके देखिए। अ, ऐ और औ, इसमें मुख का भाग आधा खुला रहता है, पूरा नहीं खुलता है, इसीलिए इसे अर्धविवृत स्वर या आधा खुला अर्धखुला स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर किन्हें कहेंगे? जब अ, आ, ई ऐसे 11 स्वर सादे लिखे गए हों तो निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। लेकिन अगर इन स्वरों पर चंद्रबिंदी लगा दी जाए सभी स्वरों पर, तो अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। तो निर्नुनासिक स्वर ऐसे लिखे जाएंगे जैसे लिखे जाते हैं, और अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगा दी जाएगी। दोस्तों, अगर दीर्घ ई पर ऐसे रहता है तो इस पर चंद्रबिंदी नहीं, सिर्फ अंक की बिंदी लगाई जाएगी, ये सही मानी जाएगी। अब बिंदी की बात कर रहे हैं तो अनुस्वार और अनुनासिक भी समझ लेते हैं। अगर अंक की बिंदी लगाई जाती है, जैसे मान लीजिए कंठ, ये क्या है? अनुस्वार है, और ये किसमें प्रयोग में आता है? तत्सम में। अनुस्वार किसमें प्रयोग आएगा? तत्सम शब्द में। तत्सम शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होता है, और अनुनासिक का प्रयोग होता है। मान लीजिए लिखा गया है चांद। अब चांद कौन सा शब्द है? इसे हम चंद्रबिंदु देखकर बता देंगे कि ये तद्भव शब्द है, क्योंकि चंद्रबिंदी का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। उम्मीद है आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब समान जाति के, और विजातीय मतलब असमान जाति के। असमान जाति के। अब समान जाति और असमान जाति क्या है? समान जाति में आ जाएगा जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, और असमान जाति में आ जाएगा, एक जाति नहीं रहेगी, ये एक जाति हो गई, यह एक जाति हो गई, यह एक जाति हो गई। लेकिन असमान जाति में क्या होगा? अगर होगा तो ई हो जाएगा। मान लीजिए आ है, ए है, या अ है, ए है। ये असमान जाति है। एक समान जाति के स्वर नहीं रहेंगे तो असमान जाति हो जाएगी, और ये समान जाति स्वर हो जाएगी। दोस्तों, ये रहे स्वरों के प्रकार। अब स्वर में इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।